बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग बेटा हमारा सब्जेक्ट का नेम है। तो ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है ऑनलाइन। कुछ चीजें हम आपको पता है बेटा लॉकडाउन से पहले डिस्कस कर चुके थे क्लास के अंदर भी, लेकिन मैं फिर दोबारा से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। आई नो दैट कि आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस सब्जेक्ट के अंदर, तो बिल्कुल हम बेसिक से शुरू करेंगे और बेसिक अकाउंटिंग की डेफिनेशन से स्टार्ट करके उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं उन टर्मिनोलॉजीज को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एंड देन फिर हम असाइनमेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को करवाए थे, जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, उसमें कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, वो असाइनमेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे ओपन करूंगा आप लोगों के लिए और फिर वो क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। जो चीजें आपको क्लियर होंगी वो डेफिनेटली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और जो चीजें नहीं क्लियर होंगी वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे ड्यूरिंग लेक्चर। अगर बेटा आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बीच में आप हैंड रेज कर सकते हैं या बीच में आप माइक अपना ऑन करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये पॉइंट समझ नहीं आया तो आई विल गाइड यू। अंडरस्टैंड बेटा? स्टार्ट करते हैं फिर बिल्कुल बेसिक से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करेंगे व्हाट डज मीन बाय अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है जी इब्रार साहब, क्या होती है अकाउंटिंग? अब्रार हसन मेरे पास आ रहे हैं, ये आपके सामने शो भी हो रहा है डेफिनेशन। व्हाट डज मीन बाय अकाउंटिंग, जस्ट अकाउंटिंग। सर कोई भी जो हमारे पास अगर कारोबार कहते हैं तो उसमें जो हमारा सारा डाटा है, कॉस्ट जो इनपुट है आउटपुट है, उसके अलावा जो सप्लाईज वगैरह होती हैं उसका सारे का जो हिसाब किताब होता है उसको अकाउंटिंग कहते हैं। ओके, यानी आप कहते हैं अकाउंटिंग का मतलब है सिंपल हिसाब किताब करना जी। ओके ठीक है सर जितने ओके जी। लाइका खान बेटा ये कौन है? यस सर। जी बेटा क्या होती है अकाउंटिंग? जी सर इसमें हम अकाउंट्स के साथ डील करते हैं और ये हमारे पास आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफाई करते हैं, हम समराइज करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। ओके बेटा तीन वर्ड यूज किए इन्होंने, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। these three words are very important। मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करता हूँ आप लोगों के लिए। हालांकि डेफिनेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चलें डेफिनेटली कुछ चीजें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट हमने आगे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस को भी डिस्कस करना है। देन फिर मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ भी लेके जाऊंगा। किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और देन उसको समराइज करना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अच्छा, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट डज मीन बाय अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासिफाइंग क्या होता है और समराइजिंग क्या होता है। देखिए फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, कोई एक स्टोर ले लेते हैं, जनरल स्टोर। उसमें क्या होता है सुबह से लेकर शाम तक जो है वो डिफरेंट किस्म के कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स जो है उनको सेल कर रहे हो, जिसमें चीनी है, जिसमें साबुन है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, दालें हैं, शैम्पू है एंड सो ऑन। छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ। अब आप करते क्या है, आप सारा दिन जो है वो सेल आउट करते हो और सारा दिन सेल आउट जो भी सेल हो रही है आप उसके कागज के ऊपर नोट करते जा रहे हो कि यार मैंने ये बेच दिया, ये बेच दिया, ये बेच दिया। अब शाम को अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि मुझे ये बताएं कि आपने चीनी कितने केजी बेची, अब यहाँ पे आपके लिए डिफिकल्टी है क्योंकि आपने सुबह मुख्तलिफ अकात के अंदर उसको बेचा होगा। आपको पूरा पेज जो है उसको विजिट करना पड़ेगा, उसमें से ढूंढना पड़ेगा मैंने कहाँ चीनी जो है वो सेल आउट की है। इसके लिए फिर इस आसानी के लिए फिर रिकॉर्डिंग तो हमने कर ली। अब रिकॉर्डिंग के बाद होता है क्लासिफाइंग करना। क्लासिफाइंग का मतलब ये होता है कि जो डाटा आपने रिकॉर्ड कर लिया है उसको बाय नेम आप एक अकाउंट बना देते हैं। फॉर एग्जांपल चीनी का मैं अलग से अकाउंट बना दूंगा, सोप का मैं अलग से अकाउंट बना दूंगा और डिफरेंट अदर चीजों का मैं अलग से अकाउंट बना दूंगा और उसके अंदर रिकॉर्ड करता जाऊंगा कि उनमें क्या क्या सेल परचेज हुआ है। इसकी सिंपल एग्जांपल आप बैंक की ले लें। अब बैंक में हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ जी मिस्टर अदनान का बताएं, जी मिस्टर अदनान ने आज क्या बैंक में डिपॉजिट किया, मिस्टर अदनान ने क्या बैंक से विड्रॉ किया, तो क्या होगा, आप सिंपल उसकी मिस्टर अदनान के अकाउंट पे जाएंगे और उसकी पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग क्या होता है, ये आपको आसानी पैदा करता है किसी भी डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक ही व्यू में, तो क्विक व्यू में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है। समराइजिंग फिर क्या होता है, समराइजिंग के अंदर हम क्या देखते हैं कि ठीक है सारा दिन मैंने इतनी रिकॉर्डिंग की, मैंने हर अकाउंट को क्लासिफाई भी कर लिया, अब मैं ये देखना चाहता हूँ पूरे दिन में मैंने कमाया क्या, एक समरी की फॉर्म में देखना चाह रहा हूँ कि टोटल शुगर कितनी थी, कितनी रह गई, सोप कितने थे, कितने रह गए। या बैंक की एग्जांपल ले लें तो टोटल आज बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ, कितना विड्रॉ हुआ। मैं बैंक की भी साथ एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए।
तो बैंक क्या करेगा, बैंक एक समरी स्टेटमेंट निकालेगा जिसमें पूरे अकाउंट जितने भी उसके पास अकाउंट्स थे उसमें कितने लोगों ने डिपॉजिट किया, कितने लोगों ने विड्रॉ किया, एक समरी की फॉर्म उसके पास आ जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। तो बेसिकली अकाउंटिंग जो है ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्ड फॉर टेकिंग डिसीजन। अगर आपने किसी किस्म का भी डिसीजन लेना है तो डेफिनेटली जो आपके पास इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी, जो अकाउंटिंग आपको प्रोवाइड करेगी, ऑन दैट इंफॉर्मेशन यू कैन टेक डिसीजन इजीली। अच्छा, इसमें हमने डिस्कस किया कि अकाउंटिंग जो है वो एक रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइजिंग करना बिजनेस ट्रांजैक्शन को। व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन क्या होती है? चलिए मैंने बाकी चीजें तो एक्सप्लेन कर दी थी। उस वक्त खालिद बेटा ट्रांजैक्शन क्या होती है? इस तरह मैं भी बोल रहा हूँ कि रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना बिजनेस ट्रांजैक्शन को। तो व्हाट डज मीन बाय ट्रांजैक्शन? जी पैसों की आमदरफ्त, मतलब जो हमारे पास आ रही हैं ट्रांजैक्शंस और जो जा रहे हैं। जी सर, जो एक्सचेंज ऑफ मनी होती है। एक्सचेंज ऑफ मनी होती है, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ मनी बेटा आएगी ट्रांजैक्शन में। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी भी दो पार्टीज के दरमियान जो होती है। सिंपल बेटा अल्फाज के अंदर जो भी हम दो पार्टीज के दरमियान अगर कोई चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, कुछ सेल परचेज होती है, कुछ लेन देन होता है, उस लेन देन को हम क्या बोलेंगे? सिंपल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। जिस तरह मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल दी इतनी सारी कि आप चीनी का एक पैकेट आप खरीदने गए, शॉपकीपर ने आपको बेचा, तो आप दोनों के दरमियान एक ट्रांजैक्शन होगी। लेकिन फर्क ये है कि हर वो ट्रांजैक्शन जिसको हम मॉनेटरी फॉर्म में मेजर कर सकें, मॉनेटरी फॉर्म यानी इसको हम लिख सकें किसी कागज के ऊपर पैसों की फॉर्म के अंदर, वो हम यहाँ पे बिजनेस रिकॉर्ड, बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर उसको लेते हैं। आपने कोई मोबाइल सेल किया, जितने का सेल किया आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब क्या है? किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना। ओके, देन बेटा व्हाट डज मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। फाइजा तारिक बेटा, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर वो जो सारे पैसों की अकाउंटिंग की मैंने आपको डेफिनेशन दे दी। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली ये होता है कि मतलब आप जितना भी अर्न कर रहे हो, जितना भी आपकी मतलब अर्निंग हो रही है, उसको आपने सारा अकाउंट्स में लेकर आना। आप कितना अर्न कर रहे हो, कितना आप मतलब खर्च कर रहे हो, कितना आप मतलब लगा रहे हो, कितनी सेविंग हो रही है, सारा उसमें आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एंडिंग रिजल्ट होता है ना अकाउंटिंग का, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया, मैंने क्लासिफाई भी कर लिया, मैंने समराइज भी कर लिया, उसके बाद बेटा हम दो किस्म की स्टेटमेंट्स बनाते हैं। एक होती है आपकी इनकम स्टेटमेंट और एक होती है आपकी बैलेंस शीट। इन दो स्टेटमेंट्स को जब हम बनाते हैं तो दैट अकाउंटिंग इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी सिंपल अल्फाज के अंदर कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अब जो आपने बात की, बिल्कुल सही बात की कि जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, जिसके अंदर हम लिखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, दैट इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। और ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर हम ये लिखते हैं कि हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी लाइबिलिटीज कितनी है, हमारी ओनर्स इक्विटी कितनी है, तो दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो होती है वो फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है और इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताती है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पोजीशन और परफॉर्मेंस को भी डिस्कस किया था। पोजीशन का मतलब होता है कि कंपनी में कितने एसेट्स हैं, कंपनी ने कितने लोगों के पैसे देने हैं, कंपनी की लायबिलिटीज कितनी है और कंपनी की ऑनर्स इक्विटी कितनी है। ऑनर्स इक्विटी और ये क्या चीजें होती हैं ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको भी इलैबोरेट करूंगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ जी रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और उसके बाद कॉस्ट स्टेटमेंट्स बनाना, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और उसके बाद टैक्स स्टेटमेंट्स बनाना, दैट इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग है। उसके बाद फिर जो आप मुख्तलिफ तरह की स्टेटमेंट्स बनाते हैं लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, उस तरह की स्टेटमेंट की बेस के ऊपर वो आपकी डेफिनेशन बन जाएगी उस सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट को आप रीड कर रहे हैं। अंडरस्टैंड बेटा? डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट समझ आ गया? यस सर, नो? जी सर। ओके जी सर, ओके आ गया समझ। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स में क्या फर्क होता है। देखिए दो वर्ड्स अक्सर यूज होते हैं, एक होता है फाइनेंस का वर्ड यूज और एक होता है अकाउंट्स का वर्ड यूज। फाइनेंस का मतलब बेसिकली ये होता है कि
आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे उसके लिए फंड्स चाहिए। फंड्स कहाँ से आएंगे, फंड्स को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, पैसे को कहाँ, बिजनेस को कैसे रन करना है, इस किस्म के जो डिसीजंस आप लेते हैं दैट इज कॉल्ड फाइनेंस। लेकिन उसके बाद जब आप उन चीजों के अकाउंट्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहा जी मैंने फलां बैंक से लोन ले लिया, फिर आप उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, मैंने वो लोन कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया, कैसे मैंने उसको इस्तेमाल किया, कैसे मैंने उसको बिजनेस के अंदर लगाया, फिर आप उसके मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग करना, फाइनेंस का मतलब है प्लानिंग करना। दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि फाइनेंस के अंदर हम प्लानिंग करते हैं कि यार मैं इतना पैसा लेके आऊंगा, मैं फलां बिजनेस शुरू करूंगा, फलां जगह पे इन्वेस्ट करूंगा। फिर जब आप लगा लेते हैं, पैसे ले आते हैं, फिर उनको रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं कि मैंने कैसे पैसे लगाए, मैंने क्या कमाया, कैसे कमाया, और वो जो रिकॉर्डिंग होगी दैट इज कॉल्ड योर अकाउंट। अब मेजर डिफरेंस, बाकी आप इस स्लाइड को पढ़ लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा इसमें। ऐसा सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंस और अकाउंट्स में फर्क क्या होता है। अकाउंट्स के अंदर हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, और फाइनेंस के अंदर आप समझ लें कि हम प्लानिंग करते हैं मुख्तलिफ चीजों की, फंड्स की, कैसे पैसे आएंगे, कैसे पैसे लगेंगे। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आगे फर्दर हम मूव करेंगे वन बाय वन। डी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स, जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने डबल एंट्री सिस्टम भी बताया था क्लास के अंदर, और फिर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास के अंदर डिस्कस की थी, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए थे। ये ड्यूअल एस्पेक्ट, ये डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? ये क्यू मोबाइल E1 मेरे सामने शो हो रहा है जी, कौन है ये क्यू मोबाइल E1? जी सर। जी बेटा। जी सर, आयशा हूं। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है बेटा? ये ड्यूअल सर ये बैलेंस शीट को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास जो एसेट्स है वो हमारी ऑनर इक्विटी और लायबिलिटीज के इक्वल है। ओके, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। बिल्कुल आपने सही बताया। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। आपने बिल्कुल सही बताया कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारे पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, ऑनर्स इक्विटी कितनी है। ये आपको बताती है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब, ये डबल एंट्री का मतलब क्या होता है? डबल एंट्री, देखिए इसको अगर आप तोड़ के पढ़ें, डबल और उसके बाद एंट्री, ये एक एंट्री को डबल जगहों पे करना है। कुछ क्या करते हैं डबल जगहों पे? सर हम अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है तो हम उसको एसेट्स में भी देखते हैं कि उस पे क्या चेंज आया, और दूसरी तरफ भी देखते हैं कि लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी पे क्या फर्क है। दैट्स द राइट आंसर बेटा। बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन हैपन होती है, बेटा ये माइक ऑफ करें जिसका ऑन है। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर बेटा बेसिकली ये होता है कि आपने ये चेक करना है कि अगर एक ट्रांजैक्शन हुई है तो उसका इम्पैक्ट मिनिमम दो जगहों पे जाता है, चाहे वो एसेट साइड पे दोनों जगह हो, चाहे वो लायबिलिटी साइड पे दोनों जगह हो, चाहे वो एक एसेट हो, एक लायबिलिटी हो, या एक ऑनर इक्विटी हो। यानी हर ट्रांजैक्शन को आपने कम से कम दो जगहों पे रिकॉर्ड करना होता है। सिंपल एग्जांपल मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी हमने फर्नीचर परचेज किया 10,000 रुपए का। अब जो फर्नीचर है ये हमारा एसेट है, इसका मतलब है कि फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, हमारे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो पहला इफेक्ट हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? हम एसेट्स में फर्नीचर को लिख देंगे। दूसरी तरफ जब हमने फर्नीचर खरीदा तो हमने कैश भी पे किया। अब कैश भी हमारा एसेट है, इसका मतलब है कि एसेट में ही हमारी कमी हो रही है। देखिए अगर आप सिर्फ कैश को रिकॉर्ड कर लेंगे ना, 20,000 माइनस कर दिया, दूसरी तरफ आप फर्नीचर को रिकॉर्ड नहीं करोगे सपोज, तो फर्क क्या पड़ेगा? फर्क बेटा ये पड़ेगा जब आप ट्रांजैक्शंस को पढ़ोगे तो आपको ये समझ नहीं आएगी कि ये 20,000 रुपया कहाँ पे गया, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। लिखा तो होगा कागजों में 20,000, लेकिन आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि ये 20,000 कहाँ से आया। दूसरी तरफ अगर आपने फर्नीचर में भी 20,000 लिखा होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा, हाँ यार ये 20,000 रुपया मैंने फलां चीज खरीदने के लिए जो है वो पे किया था। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट या डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि यू हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन मिनिमम 2 लेवल, आपने कम से कम 2 जगहों पे इसको रिकॉर्ड करना है। ओके, अब इसके बाद हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी जो आपको किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। इट्स एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस शीट है, जिस तरह भी इन्होंने बताया आप स्टूडेंट ने। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। चलें वन बाय वन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज एसेट्स? इनका मैं नेम कॉल करूंगा। ये MIA2 लाइट, ये कौन है? आप लोगों के नाम शो नहीं हो रहे मेरे पास, कुछ इस तरह के भी शो हो रहे हैं कुछ लोगों के। MIA2 लाइट, ये मोबाइल का शायद मेरा ख्याल नाम आ रहा है जी बेटा।
सर हम एसेट्स उसको बोलते हैं जो हमारे पास कैश वगैरह होता है, फर्नीचर वगैरह, यानी कि जो चीज हमारे बिजनेस को फायदा पहुंचा रही है, जो जिसके थ्रू हमने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया, उसको हम एसेट्स बोलते हैं। ओके, या आप ये कह सकते हैं इसको आसान अल्फाज के अंदर बेटा, बिल्कुल सही बताया आपने कि हर वो चीज जो आपके बिजनेस की मलकियत है, यानी जो हमारी प्रॉपर्टी हमारे पास मौजूद है, जिसके ऊपर मेरा हक है, दैट इज योर एसेट। फर्नीचर भी हो गया, बिल्डिंग हो सकती है जो भी आप बात कर रहे हो, कैश हो सकता है, ये भी आपका एसेट है। तो एनीथिंग ओन्ड बाय द मशीनरी, बिल्कुल ये भी आपकी एग्जांपल बिल्कुल ठीक है। तो हर वो चीज जो बिजनेस की मलकियत होती है वो उसके एसेट्स कहलाते हैं। ओके, सेकंड वन, लाइबिलिटीज बेटा, सिकंदर रहमान, क्या होती है लाइबिलिटीज? सिकंदर रहमान जी बेटा, लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जिनका मैं नेम कॉल करता हूं, अगर बेटा वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं देते तो मेरे लिए वो एब्सेंट है, ये याद रखिएगा। नहीं आता तो एक्सक्यूज कर लें, इट्स ओके, कोई इशू नहीं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो सिर्फ ऑनलाइन होते हैं, उसके बाद आगे सो जाते हैं। तो ये काम बेटा नहीं करना। मैं जिनका नेम कॉल कर रहा हूँ कम से कम मुझे आगे से रिस्पॉन्स दें। अगर नहीं आता इट्स ओके, एक्सक्यूज कर ले, कोई मसला नहीं, हम किसी और से पूछ लेते हैं। हमारा मकसद यहाँ पे डिस्कस करना है, मेरा मकसद किसी को यहाँ पे इंसल्ट करना नहीं है। सर वो कह रहा है कि मेरा माइक नहीं ठीक, आवाज नहीं आ रही। ओके चलें, ठीक हो गया। अबरार, ये मेरे पास अभी, चलें किसी और से पूछते हैं। खतीजा अयूब जी बेटा, आप बताएं लाइबिलिटीज क्या होती हैं? सर लाइबिलिटीज होती हैं कि जिसमें से मतलब जो पेएबल होता है, एसेट्स तो होते हैं ना कि वो टोटली हमारा सरमाया होता है, लेकिन जो लाइबिलिटीज होती हैं उसमें मतलब हमें पे भी करना पड़ता है। जैसा कि गाड़ी भी सर हो सकती है, क्योंकि उसमें जब जो पेट्रोल वगैरह और जो उसका खर्चा होता है वो हमें पे भी करना पड़ता है। और बाकी जो लोन वगैरह होते हैं, यस बेटा, लोन वगैरह बिल्कुल सही एग्जांपल है। हर वो चीज जो अभी आपने पे नहीं की, आपके जिम्मे पेएबल है, वो आपकी लाइबिलिटी है। चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो एम्प्लॉयज की सैलरी हो, चाहे वो लोन हो, तो हर वो चीज बेटा जो आपने बिजनेस के अंदर अभी पे करनी है, दैट इज योर लाइबिलिटी। ऑनर्स इक्विटी पे आ जाते हैं जी। मोहम्मद वकास जी सर। जी बेटा, ऑनर्स इक्विटी क्या होती है? सर नहीं पता। ओके जी, देन राबिया यूसुफ बेटा। पार्टिसिपेट करें, इट्स ओके। नहीं पता तो हम डिस्कस ही करेंगे, कोई इशू नहीं बेटा, कोई मसला नहीं है। मुझे आई नो दैट कि आपका ये सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए मैंने बिल्कुल दोबारा बेसिक से शुरू किया है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, क्योंकि जब हम आगे फर्दर टॉपिक्स बोले सर, जो ऑनर की खुद की चीज है, जो वो जिसका ऑनर है, मतलब उसकी एसेट्स है, जिस तरह एसेट्स उसकी वो प्रॉपर्टी है जो वो ऑन करता है, और इस तरह ऑनर्स इक्विटी है जो उसकी लाइबिलिटीज और पेएबल सारी चीजें हैं उसकी खुद की। सिंपल बेटा, आप इसको ऐसे कहो कि हर वो चीज जो बिजनेस में ऑनर इंट्रोड्यूस करवाता है। जब बिजनेस हम शुरू करते हैं, yes, कोई भी बिजनेस हम शुरू yes, करते हैं, जो कंट्रीब्यूशन जो ओनर का है उस बिजनेस में, वो सारी जो ओनर इक्विटी है। यस बेटा, बिल्कुल सही होगा। तो एसेट्स क्या हुई? हर वो चीज जो आपकी मलकियत है। लाइबिलिटीज बेटा हुई कि हर वो चीज जो आपने पे करनी है, और ऑनर्स इक्विटी है जो आपका ऑनर जो है वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाता है। देखिए अब हमारे पास इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। अब नीचे उसने एक एग्जांपल दी हुई है, देखें अगर मैं आपको एसेट्स दे दूं, लाइबिलिटीज दे दूं, तो हम इक्विटी निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको इक्विटी दे दूं, लाइबिलिटीज दे दूं, तो एसेट्स निकाल सकते हैं। इन तीन चीजों में से अगर मैं कोई भी दो चीजें आपको गिवन करूं, तो तीसरी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं साथ ही आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चन ओपन करता हूं, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, और आप लोगों ने मुझे उसके आंसर्स देने हैं। मैं अभी आपके सामने ये असाइनमेंट आपकी खोल रहा हूं, ओपन कर रहा हूं। असाइनमेंट नंबर 1 आप लोगों के सामने मैं ओपन करूंगा, और उसके अंदर जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। आप मुझे बताएंगे कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम अभी हम रिमूव करते हैं। उसकी वजह ये है कि हो सकता है कि आपका जो एग्जाम है बेटा नेक्स्ट, तो आपको पता है कि ऑनलाइन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं,
तो अगर ऑनलाइन सिस्टम हुआ तो उसमें आपको इस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं जो मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये नजर आ रहा है बेटा? असाइनमेंट नजर आ रही है? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा बेटा। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। उसमें उसने बोला अ नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन कैरी आउट बाय दिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर एज फॉलोज, और उसने आपके सामने यहाँ पे कुछ की ट्रांजैक्शन दी हुई है। अच्छा, पहले ट्रांजैक्शन उसने आपको पास करके दी है। अगर आप देखें तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो आपके सामने आपको नजर आ रही है। उसने एसेट्स यानी बोरोड मनी फ्रॉम अ बैंक, आपने किसी बैंक से लोन लिया। बोरो का मतलब होता है बेटा लोन लेना। अब आपने जैसे ही बैंक से लोन लिया तो उसका मतलब है कि आपके पास पैसे आए, बोरो मनी। जब आप फंड्स को बोरो करते हैं तो आपके पास फंड्स आते हैं, तो इसका मतलब बेटा मनी जो है वो इंक्रीज कर रही है, यानी पैसा इंक्रीज कर रहा है। और पैसे का मतलब है कि हमारे पास एसेट्स आ रहे हैं। तो नीचे यहाँ पे देखिए उसने आपके सामने यहाँ एसेट्स में लिखा हुआ है आई। करना आपने ये है कि आपने इन ट्रांजैक्शन में बताना है क्या चीज इंक्रीज हो रही है, क्या चीज डिक्रीज हो रही है, और किस चीज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन उसने बेटा आपको पास करके दी है, दूसरे बाकी हम खुद करेंगे। अच्छा, बोरो किया, बोरो का मतलब होता है उधार लेना। अगर हम इसका तर्जुमा करें, एसेट्स तो हमारे इंक्रीज हो गए, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बेटा ये पैसे हमने वापस भी तो करने हैं ना ओनर को, यानी जिससे हमने उधार पे लिए है तो बैंक को। तो दूसरी तरफ देखिए आपकी जो लायबिलिटीज हैं वो भी इंक्रीज कर रही है, यानी इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट क्या हुआ, एसेट्स इंक्रीज होंगे और आपकी जो लायबिलिटीज है वो इंक्रीज हो रही है। चलें, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड ट्रांजैक्शन में पढ़ूंगा और जिसका मैं नेम लूंगा आपने मुझे बताना है बेटा इसमें क्या चीज इंक्रीज हो रही है, क्या चीज डिक्रीज हो रही है। सोल्ड लैंड फॉर कैश, सोल्ड लैंड फॉर कैश। राबिया यूसुफ जी बेटा, सोल्ड लैंड फॉर कैश। आवाज आ रही मेरी? लैंड डिक्रीज सर, कैश इंक्रीज हो रही है। ओके, कैश इंक्रीज हो रहा है। तो कैश क्या होता है हमारा? सही बोल रहे हैं बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। सोल्ड, देखें मैं आपकी आसानी के लिए एक चीज और बता देता हूं कि मैंने आपको 2-3 रूल्स बताए थे। पहला रूल मैंने ये बताया था कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन के साथ परचेज का वर्ड आ जाए तो परचेज का मतलब है कि कोई चीज आपके पास आ रही है, और जब कोई चीज आ रही होती है तो वो आपके एसेट होती है। और जब भी आप कोई चीज सेल कर रहे हैं या कोई चीज पे कर रहे हैं तो आपके पास से कोई चीज जा रही है, इसका मतलब है कि आपके पास एसेट्स में कमी आ रही है। ये रूल ध्यान में रखें। परचेज का जो वर्ड होता है उसका मतलब है कि कोई चीज आपके बिजनेस के अंदर इन हो रही है, और जब वो इन हो रही है तो इसका मतलब है कि वो हमारा एसेट होगी। इसी तरह जब कोई चीज आप पे कर रहे हो जिसमें सैलरीज हो सकती हैं, जिसमें कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब है कि वो आपके पास से जा रहा है, इसका मतलब एसेट में कमी आएगी। दूसरी तरफ आप चेक कर लें क्या पे कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप दूसरी तरफ उसका इम्पैक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब सोल्ड लैंड फॉर कैश, अब आपने कोई चीज सेल की, कैश के ऊपर सेल की, इसका मतलब बिजनेस में कैश इन हो रहा है। ये कौन बताएगा? चले मैं तो बाद में बता ही दूंगा, पहले बताए कौन बताएगा? एनीवन? सर एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है, कैश भी बढ़ रहा है, और जो हमारी लैंड है वो कम हो रही है। तो सर एसेट्स में ही आ रहा है, एसेट इफेक्ट हो रही है सर हमारे, और एसेट ही आपका डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि लैंड जब जा रहा है तो उसका मतलब है कि आपकी एसेट में कमी हो रही है, और कैश आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी एसेट में इजाफा हो रहा है। तो इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन एसेट हो रहा है। चलें, थर्ड ट्रांजैक्शन इसको मैं बोलूंगा जी, पेड अ लायबिलिटी। देखिए फिर अगेन पेड का वर्ड आ गया, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेड अ लायबिलिटी, आपने कोई लायबिलिटी देनी थी किसी के पैसे, वो आपने पे कर दिए। खतीजा अयूब कौन है बेटा, आप बताएं इसमें किस किस जगह पे इंपैक्ट आएगा? पेड अ लायबिलिटी। जी सर, एक मिनट। जी बेटा, इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा? सर एसेट्स में भी आएगा और लायबिलिटीज में भी आएगा। एसेट्स क्या होगा, बढ़ेंगे या कम होंगे? डिक्रीज सर एसेट्स जो है वो डिक्रीज होंगे और लायबिलिटीज भी कम होंगी। जी बिल्कुल, आपके एसेट्स भी डिक्रीज होंगे और आपकी लायबिलिटीज भी जो है वो डिक्रीज होंगी। क्यों? जब आपने पे किया तो इसका मतलब कैश आपका जा रहा है, जब आपका कैश जा रहा है तो इसका मतलब है कि कैश में कमी हो रही है। दूसरी तरफ लायबिलिटी, किसी के पैसे देने थे,
फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने मेरे पैसे देने थे, आपने मुझे पे कर दिए, इट मीन दैट कि अब आप मेरे खाते में से वो पैसे माइनस कर देंगे कि यार मैंने फलां बंदे के पैसे देने थे, वो मैंने पे कर दिए, तो लायबिलिटी भी कम होगी और आपका एसेट भी कम होगा। बिल्कुल सही बोला। परचेज अ कंप्यूटर ऑन क्रेडिट, परचेज अ कंप्यूटर ऑन क्रेडिट। जी बेटा, ये काशा आफ्ताब। यस सर। जी बेटा आप बोलें। सर जी, कंप्यूटर हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे एसेट्स में जो है वो इंक्रीज होगा, लेकिन हम क्रेडिट ले रहे हैं तो इसलिए जो है वो वहाँ पे लाइबिलिटीज में इंक्रीज होगा। बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। इसका मतलब हमने क्रेडिट पे खरीदा तो इसका मतलब है भी हमने पैसे देने हैं, तो आपका एसेट इंक्रीज होगा और दूसरी तरफ आपकी जो लाइबिलिटी वो भी इंक्रीज होगी। जी आई थिंक सो कि आप लोगों को चीजें अंडरस्टैंड हो रही हैं, ऐसे ही ना बेटा? जी सर। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो जिसको ना समझ आए बेटा वो पूछ ले। ये मैं आपको इसलिए आराम आराम से भी करवा रहा हूँ क्योंकि आगे जो मैंने आपको सेकंड असाइनमेंट दी थी, उस असाइनमेंट के अंदर आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने LIFO FIFO कुछ मेथड्स पढ़े थे, वो मेथड्स फिर मैं इसकी बेस बना के आपको वो पढ़ाऊंगा। आप लोगों को मैंने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस वाला करवाया था ना क्लास में कि नहीं करवाया था? नो सर। नहीं, जर्नल, लेजर मैंने फिर अच्छा मैंने सिर्फ सर नहीं करवाया। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं करवाए मैंने आपको? नो सर। नो सर। फिर बहुत पीछे हैं आप लोग, बहुत पीछे हैं। चलें कोई बात नहीं, इसके बाद हम उसी को डिस्कस करेंगे। बस फिर ये समझ लीजिएगा कि जो मैं अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये आपकी बेस बनेगी आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए। जो आप डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, देखिए हम 2 जगहों पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई चीज आ रही है, कोई चीज जा रही है, तो ये बेटा इन्हीं चीजों को मैं आगे फर्दर जब हम जाएंगे ना, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, मैंने 3 वर्ड पढ़ाए हैं आपको। अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और समराइज करना। इन 3 वर्ड्स के ऊपर मैं आपको 3 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। रिकॉर्डिंग के ऊपर मैं आपको जर्नल पढ़ाऊंगा कि कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासीफाइंग के ऊपर मैं आपको लेजर्स पढ़ाऊंगा कि कैसे आप उसको क्लासीफाई करते हैं, और समराइजिंग के ऊपर मैं आपको ट्रायल बैलेंस पढ़ाऊंगा। ये 3 टॉपिक्स हैं जो बेसिकली, और वो जब तीनों टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे तो आपको काउंटिंग की डेफिनेशन समझ आ जाएगी कि हमने क्या पढ़ा था, रिकॉर्ड कैसे करते हैं, क्लासीफाई कैसे करते हैं और समराइज कैसे करते हैं। उसके बाद फिर अगर हम कॉस्ट की स्टेटमेंट्स बनाएंगे जो हमने LIFO FIFO पढ़ी थी, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग बन जाएगी। उसके बाद अगर हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगी। वो हम फिर हम आगे फर्दर जो है उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये मेन 3 टॉपिक आपके यही होंगे, लेजर, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। चलें खैर इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आपकी इसी स्लाइड्स के अंदर वो आएंगी भी। ओके नेक्स्ट देखिए बेटा, द ओनर इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस। उमर दराज साहब, उमर दराज साहब। सर हमारा एसेट इंक्रीज करेगा और ऑनर इक्विटी भी इंक्रीज करेगी। यस बिल्कुल, क्योंकि ऑनर ने पैसा इन्वेस्ट किया यानी कैश इन्वेस्ट किया, तो कैश आपका एसेट होता है, तो बिजनेस में देखें। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि शायद ये पैसा कहीं बाहर जा रहा है। जब उसने लिखा ना ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस, इन द बिजनेस का मतलब होता है कि बिजनेस में पैसा आ रहा है। ये जो आप स्टेटमेंट बना रहे होते हैं ना, ये आप किसी पर्सन की नहीं बना रहे हैं, हम बिजनेस की बना रहे हैं। तो जो चीज बिजनेस में आ रही है वो आपके पास एसेट है। कल मैं जब क्लास ले रहा था स्टूडेंट्स की, तो वो कह रहे थे कि ये इन्वेस्टमेंट तो हम कर रहे हैं, इसका मतलब है तो पैसा जा रहा है। तो बात उनकी ठीक भी थी कि जब आप किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब है कि पैसा जा रहा होता है। यहाँ पे हर किसी का मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब उसका ये है कि एक बिजनेस का जो मालिक है उसने बिजनेस में मजीद पैसा दे दिया इसका, क्योंकि जो हम डील कर रहे हैं बिजनेस को, नॉट ऑनर को। तो बिजनेस के हिसाब से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपका एसेट भी इंक्रीज होगा और दूसरी तरफ आपकी ऑनर इक्विटी भी इंक्रीज होगी। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश, तो ये माइक ऑफ कर दिया करें बेटा। रजिया जी, जी बेटा। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश, सर इसमें कैश डिक्रीज होगा। ठीक है। वर्ड क्या देखिए, शुरू में वर्ड देखिए क्या आ रहा है, शुरू में वर्ड देखिए क्या आ रहा है, परचेज। जब भी परचेज का वर्ड आएगा तो इसका मतलब है कि आपके पास एसेट आ रहा है बेटा, मैंने आपको हमेशा ये बताया है। अब वो इस एसेट का नाम क्या है, यहाँ पे उस एसेट का नाम ऑफिस इक्विपमेंट है। इसका मतलब है कि आपका एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है और आपका एसेट जो है वही डिक्रीज हो रहा है। जी जुहेब, आप हैंड रेज कर रहे हैं बेटा। सर ये जो मैं पूछा था कि ऑनर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लाउड बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
सही, जो ओनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ओनर, जी जी, तो सर इसमें ओनर इक्विटी में इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज होगा इंक्रीज हो बेटा। रही है। देखिए मैं बताता हूँ, बिजनेस के अंदर एक पैसा आ जाता है ना, तो वो पैसा ओनर का है। जी देखिए सर। अगर मैं अपनी जगह से पैसा दे रहा हूँ बिजनेस को, तो जो बिजनेस के अंदर जो चीजें आ रही हैं वो ओनर की हैं। तो अगर हम ओवरऑल वर्थ देखेंगे बिजनेस की, तो वो ओनर की वर्थ होगी। तो जब पैसा बिजनेस में आया तो इसका मतलब है कि बिजनेस की ओनर इक्विटी भी इंक्रीज हो रही है। देखो ना, अगर फॉर एग्जांपल मैंने पहले 10 लाख दिया था तो मेरी ओनर इक्विटी 10 लाख थी, मैंने 5 लाख मजीद दे दिया तो अब मेरी ओनर इक्विटी 10 लाख की बजाय 15 लाख हो गई है। सर ओके सर, ठीक। ठीक हो गया? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। माइक बेटा म्यूट किया करें, मैंने अब सबके कर दिए। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कलेक्टेड एंड अकाउंट रिसीवेबल। सनीला बेटा ये क्या है? कलेक्टेड एंड अकाउंट रिसीवेबल। सनीला चौधरी मेरे पास आ रही बेटा, ये कौन है? माइक ऑन करके मुझे बताया बेटा क्या है। बैठे हैं कि बस ऑन करके चले गए हैं? ओके चलें, रिमशा। सर नहीं पता। देखिए कलेक्टेड का बेटा सिंपल देखिए, अकाउंट रिसीवेबल पहले देखिए क्या होता है। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है वो पैसा जो आपने अभी रिसीव करना है। अकाउंट पेएबल का मतलब था वो पैसा जो आपने देना है, उसको लायबिलिटी बोलते हैं। जो रिसीवेबल्स होते हैं ये एसेट्स होते हैं, जो पेएबल्स होते हैं वो लायबिलिटीज होते हैं। यानी आप ये समझ लें कि आपने किसी को उधार पैसे दिए थे या आपने कोई चीज उधार पे बेची थी, अब वो बंदा आपको पैसे देने आ गया। जब आपको वो बंदा पैसे देने आ गया तो इसका मतलब पैसे आपके पास रिसीव हुए। तो कलेक्टेड का मतलब है कि आपने किसी बंदे से पैसे ले लिए, तो एसेट इंक्रीज होगा। कलेक्टेड का मतलब है कि आपने पैसे ले लिए उस बंदे से, तो एसेट बढ़ेगा। और दूसरी तरफ उस बंदे से आपने जिससे पैसे लेने थे वो भी आपका एसेट ही है। अकाउंट रिसीवेबल याद रखिएगा बेटा, ये आपके एसेट्स होते हैं। तो अब आपने उससे पैसे ले लिए तो एसेट में ही इजाफा हो रहा है और एसेट में ही कमी हो रही है। कि जब आप किसी से पैसे ले लेंगे तो आप उसके खाते में से पैसे माइनस कर देंगे कि यार मैंने फलां बंदे से पैसे लेने थे, उसने मुझे पैसे दे दिए, तो कैश में इजाफा हो गया और उसके खाते में कमी हो गई। तो क्योंकि रिसीवेबल भी एसेट है और कैश भी एसेट है, तो एसेट ही इंक्रीज होगा और एसेट ही डिक्रीज होगा। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। याद रखिएगा, अकाउंट रिसीवेबल्स आर योर एसेट्स, अकाउंट्स पेएबल आर योर, जी शहजाद साहब, लाइबिलिटीज। हाफिज शहजाद बेटा आप हैंड रेज कर रहे हैं। सर वो पहले आंसर देना था, आपने बता दिए। क्वेश्चन पूछना बेटा आपने तो पूछ लें। नो सर, सिर्फ आंसर देना था लेकिन आपने बता दिए। ओके जी, ये था बेटा हमारा। अब देखें अगर आपको याद हो तो इसी से रिलेटेड फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे अकाउंटिंग इक्वेशन के, वो आप लोगों ने कर लेने हैं प्रैक्टिस के लिए। यहाँ तो हमने सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज लिखा ना, तो वहां पे कुछ अमाउंट्स भी होती थी। 20,000 रिसीव, 5,000 का हमने खरीद लिया तो हम प्लस करते थे, माइनस करते थे, प्लस करते थे, माइनस करते थे। उन ट्रांजेक्शन्स को बेटा आपने कर लेना है, यानी उन क्वेश्चंस को आपने कर लेना है और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। अगर उन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने साथ साथ मुझे नेक्स्ट क्लास में मेरे से डिस्कस करना है। और आपको पता है बेटा आपकी जो वीडियो है ये 40 मिनट्स के बाद ऑफ हो जाएगी, तो उसके बाद दोबारा मैं आपको सेंड करूंगा लिंक, आपने दोबारा इसको ज्वाइन करना है क्लास को। तो ये बस ये खत्म होने वाली है, तो आप लोगों ने फिर इसके बाद दोबारा वापस आना है। ओके चलें, ये तो हो गया बेटा हमारे पास फर्स्ट। अच्छा इसके बाद सेकंड देखिए आप, इसका क्वेश्चन जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, उसने बोला कंप्यूट द मिसिंग आइटम। आपने कैलकुलेट करनी है जो चीज इसमें से मिसिंग है, यानी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी होता है। याद रखिएगा बेटा, जब भी मेरी क्लास होगी आप लोगों ने अपने पास रजिस्टर, पेंसिल और कैलकुलेटर लाजमी रखना है। मैं कुछ अगर आपको टास्क दूंगा तो आप उसको फौरन सॉल्व करके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, आपकी अपनी ही भलाई के लिए बेहतर है, अदरवाइज फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अच्छा अब आपने इक्वेशन लिख ली, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। जी यहाँ पे अगर आप देखें, द बैलेंस शीट ऑफ अ स्टार कंपनी शोज ऑनर इक्विटी ऑफ 80,000। एक कंपनी है उसकी ऑनर इक्विटी जो है वो
वो 80,000 है, तो आपने ऑनर इक्विटी के नीचे लिख देना है 80,000। अब पीछे रह गए एसेट्स और लाइबिलिटीज रह गए। ओके, अब आगे देखिए विच इज इक्वल टू 1/3 अमाउंट ऑफ टोटल एसेट। उसने बोला ये जो 80,000 है ये टोटल एसेट का तीसरा हिस्सा है। 1/3 का मतलब क्या होता है, ये टोटल एसेट का तीसरा हिस्सा है। इसका मतलब हुआ कि फिर टोटल जो एसेट है वो इससे 3 गुना ज्यादा है, यानी जो हमारे एसेट्स हैं वो इससे 3 गुना ज्यादा है। तो आपने करना क्या है, आपने 80,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 गुना इसको बढ़ा देना है, वो बना 2,40,000। तो अब आपने एसेट्स के नीचे लिख देना है 2,40,000, इक्विटी के अंदर लिख दें 80,000, तो लाइबिलिटी निकाल सकते हैं।